हेलो दोस्तों, वेलकम टू एसएम। आज के इस वीडियो में हम लोग कंपेयर करेंगे दो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन के ऊपर, जो है पीपीएफ और एनपीएस। ज्यादातर पीपीएफ और एनपीएस में हम लोग रिटायरमेंट ऑप्शन के लिए हम लोग इसको चूज करते हैं। तो रिटायरमेंट के लिए जैसे रिटायरमेंट एक्चुअली बहुत ही जरूरी इन्वेस्टमेंट हो जाता है आज के इस समय में, जबकि जो पब्लिक सेक्टर हो या फिर किसी भी सेक्टर में आप नौकरी कर रहे हैं या फिर किसी में है, सबके लिए रिटायरमेंट जरूरी हो गया है। पेंशन जो है वो जरूरी हो गया है। बिकॉज ऑफ अभी देख रहे हैं कि किसी को पेंशन के लिए पेंशन का सुविधा अभी सरकार देना नहीं चाहता है, अपना फंड से पेंशन अपना किसी को देना नहीं चाहता है। ठीक है, तो इसके लिए और आप मान लीजिए आप हो या हम है, कोई भी है, एक इंसान काम करते करते कितना साल तक करेगा? एक उम्र तक करेगा, उसके बाद उसको रेस्ट करना जरूरी हो जाता है, या फिर आगे कर ही नहीं पाएगा तो रेस्ट क्या, आगे कर ही नहीं पाएगा। ठीक है, तो जनरली जो इंडिया में अभी है कि मैक्सिमम एक आदमी का एज 60 एज हो जाता है, उसके बाद उसको रिटायरमेंट घोषित किया जाता है जनरली नौकरी में। उसके बाद कोई करे तो अपना चॉइस है, लेकिन मोस्ट ऑफली 60 ईयर हम लोग का रिटायरमेंट एज बोला जाता है इंडिया में पर्टिकुलरली। तो अभी देखते हैं कि रिटायरमेंट के लिए जैसे दो ऑप्शन का कंपेयर, मेरे पिछले वाले वीडियो में एक्चुअली एक आदमी ने कमेंट किया था कि उसको दोनों के बीच में सर कंपेयर करके हमको प्लीज बताइए, और उसके लिए क्या बेटर ऑप्शन है वो आज इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो पहला देखते हैं पीपीएफ। पीपीएफ का फुल फॉर्म होता है पब्लिक प्रोविडेंट फंड, और ये एस्टेब्लिश हुआ था इंडिया में 1968 से। बहुत ही पुराना स्कीम है। ये बेसिकली इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा पूरा सेफली इन्वेस्टमेंट किया जाता है। ठीक है, इतना सेफ है कि आपका ये पीपीएफ एक्चुअली इतना सेफ है कि आपका मान लीजिए बहुत हार्ड केसेस में आपको जेल भी हो जाएगा या फिर आपका सारा जायदाद छीना जाएगा, लेकिन आपका पीपीएफ का पैसा को कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। तो सोच लीजिए कि कितना सेफ है। ठीक है, तो इसको इंडिया में कोई भी इंडियन रेसिडेंट्स है वो अपना खोल सकता है। इसको खोलने के लिए आपको ज्यादा हेडेक नहीं करना है, डायरेक्ट बैंक में जाना है, बोलना है कि मुझे पीपीएफ अकाउंट खोलना है, वो इजीली खोल देता है। और ज्यादातर लोग यहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं क्योंकि सरकार के द्वारा यहाँ पे टैक्स डिडक्शन का फैसिलिटी मिल जाता है, जो कि 80C के अंदर 1.5 लाख तक आप टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं। और इसका सबसे बेहतरीन ऑप्शन हो जाता है एक इन्वेस्टर के लिए कि ये जब आप विड्रॉ करते हैं मैच्योरिटी पीरियड में, उसका भी जितना पैसा आप विड्रॉ कर रहे हैं, जो भी आप इंटरेस्ट से कमाए होंगे, उसका भी कुछ टैक्स नहीं लगता है। ठीक है, और इसलिए इसको बोलता है एग्जेम्प्ट केसेस में आ जाता है ये, जो कि बहुत ही अच्छा ऑप्शन है एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए। हाँ, इसमें एक बात है कि इसका लॉक इन पीरियड रहता है कि आप पैसा एक बार यहाँ पे डाल दिए तो 15 साल तक आप इसको विड्रॉ नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो ये विड्रॉ नहीं कर सकते हैं, समझ लीजिए कि एक बार आप पैसा एक बार डाल दिए तो पूरा का पूरा 15 साल के बाद ही जाके आप उसको विड्रॉ कर सकते हैं। और अगर चाहते हैं कि आगे और कुछ साल उसको आगे बढ़ाना चाहते हैं तो फिर 5 साल आप उसको एक्स्ट्रा उसको एक्सटेंड कर सकते हैं। और ऐसे 5 साल करके आप जितना दिन चाहे उतना दिन आप उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है रिटायरमेंट ऑप्शन के लिए पर्टिकुलरली, जहाँ पे किसी भी चीज का रिस्क नहीं लिया जा सकता है जिस पैसा के ऊपर। बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। और अभी पार्शियल विड्रॉ में आए तो पार्शियल मतलब कि अगर मान लीजिए कि आपको कुछ इमरजेंसी का पैसा जरूरत हो, आप क्या करिएगा, तो उसको विड्रॉ कर सकते हैं। 6 साल का आपको जैसे इन्वेस्टमेंट हो जाता है, उसके बाद कुछ परसेंटेज वहां से आप विड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और सबसे खासियत वाला है कि आप यहाँ पे मिनिमम 500 साल में, यहाँ पे मिनिमम साल में 500 रुपया तक आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक ही आप यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया पीपीएफ का बात। अभी देखते हैं एनपीएस क्या है।
एनपीएस एक्चुअली स्टैब्लिश हुआ था इंडिया में 2004 में, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज के लिए, ठीक है। और बाद में धीरे धीरे जैसे ये पॉपुलैरिटी बहुत अच्छा पॉपुलैरिटी इसको गेन हुआ, फिर इसको 2009 में इंडियन सरकार के द्वारा सभी लोगों के लिए ये खोल दिया गया, ये इन्वेस्टमेंट ऑप्शन सबके लिए खोल दिया गया 2009 में जाके, ठीक है। और जैसे कि इसका नाम ही है नेशनल पेंशन स्कीम, तो ये पर्टिकुलरली स्कीम जो है ये पेंशन देने के लिए ही इसको स्टैब्लिश किया गया था कि आप रिटायरमेंट जब हो जाइएगा तो किसी के ऊपर आपको निर्भर करके नहीं रखना पड़ेगा, और ये आपका पेंशन थोड़ा मोड़ा जो भी पैसा आपका है वो पेंशन के हिसाब से आपके पास आता रहे। तो इसका बेनिफिट मोस्ट ऑफ केसेस में यही है कि आपको पेंशन देगा। और देखा जाए तो इसमें टैक्स डिडक्शन आपको 1.5 लाख तक तो मिल ही जाता है, और 80CC-D1B सेक्शन के अंतर्गत इसमें 50,000 रुपीज एक्स्ट्रा आपको डिडक्शन मिल जाता है। तो कुल मिला के आप साल में 2 लाख का टैक्स डिडक्शन कर सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा ऑप्शन हो जाता है, जिसका सैलरी जो अपना टैक्स डिडक्शन 2 लाख तक कर सकता है, ठीक है। बहुत अच्छा ऑप्शन है, अभी ये बहुत पॉपुलर भी हो गया है इसी चीज के लिए, ठीक है। और सरकार इसको एक्चुअली बहुत ज्यादा पुश कर रहा है कि ये प्रोडक्ट को एक्चुअली नौकरी वालों के लिए बहुत अच्छा पेंशन स्कीम के लिए पुश किया जाता है। इसमें एक्चुअली देखा जाए तो इसमें लॉक इन पीरियड, जैसे कि पेंशन स्कीम है तो इसका लॉक इन पीरियड डायरेक्ट जाके आप 60 साल जब आपका हो जाएगा उस समय आप जाके विड्रॉ कर सकते हैं पैसा को, ठीक है। और इसमें एक ग्लिच है कि जैसे आपका जितना भी अमाउंट आप डिपॉजिट किए और उसका इंटरेस्ट के साथ जितना भी आपका अमाउंट हुआ, टोटल पैसा का आप मैक्सिमम 60% तक ही विड्रॉ कर सकते हैं, मैक्सिमम 60% ही विड्रॉ कर सकते हैं। और जो 40% बैलेंस रह गया वो आपको एन्युटी लेना पड़ेगा, वो कंपलसरी है, ठीक है। और ज्यादातर एक्चुअली एनपीएस काम कैसे करता है, एनपीएस स्कीम जो है आपका इसके ऊपर हम एनपीएस एक्चुअली बहुत बड़ा टॉपिक है, इसको हम कभी बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी जैसे हम लोग कंपेयर कर रहे हैं पीपीएफ और एनपीएस के अंदर, तो हम जनरल जितना जरूरी है उसके ऊपर हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो दोनों का तकरीबन दोनों को स्टैब्लिश करने का फंडा एक ही टाइप का ही है, जो कि रिटायरमेंट सोल्यूशन के लिए निकाला गया था। और हाँ, इसमें मेन पॉइंट हम भूल गए कि इसका रिटर्न, पीपीएफ का रिटर्न जो है अभी जो चल रहा है 7.1% चल रहा है, ठीक है। अभी एक्चुअली कोरोना के लिए मार्केट पूरा डाउन था, इकोनॉमी डाउन था, एक्चुअली मार्केट तो इकोनॉमी डाउन था, तो अभी 7.1 है। लेकिन बेसिकली इसका देखा गया है लास्ट 10 साल से 8% के आसपास में रहता है। वो एक्चुअली हर क्वार्टर में इसका वेरी करता रहता है, सरकार के द्वारा ये निर्धारित किया जाता है। जबकि एनपीएस का जो रिटर्न है वो टोटली डिपेंड करता है आपका स्कीम के ऊपर और मार्केट के ऊपर। स्कीम के ऊपर क्यों? क्योंकि एनपीएस में 3 टाइप का है, 3 टाइप का आप ले सकते हैं, जैसे कि एग्रेसिव प्लान है, मॉडरेट प्लान है, कंजर्वेटिव प्लान है, ठीक है। एग्रेसिव में आप मैक्सिमम 75% तक आपका मैक्सिमम 75% जो है आप मार्केट क्या बोलते हैं, स्टॉक मार्केट में जाता है आपका पैसा, और 50% मॉडरेट में 50% तक जाता है आपका स्टॉक मार्केट में पैसा, और कंजर्वेटिव में 25%। तो यहाँ पे एनपीएस में आप किसी भी एज में रहिए, ठीक है, आपका कुछ ना कुछ अमाउंट मार्केट में जाता ही जाता है, तो जो कि थोड़ा सा रिस्की इन्वेस्टमेंट हो जाता है आज कंपेयर टू पीपीएफ, ठीक है। लेकिन इतना भी रिस्क नहीं, क्योंकि हम रिटायरमेंट के लिए जब बात करते हैं तो ये लॉन्ग टर्म भी हो जाता है, तो लॉन्ग टर्म में ये रिस्क बहुत मिनिमाइज हो जाता है। तो पास्ट रिटर्न के हिसाब से देखा जाए, जब से ये लॉन्च हुआ है 2004 से लेके अभी तक तकरीबन 8 to 10% के आसपास रिटर्न दे देता है अभी तक। तो ओवरऑली देखा जाए तो पीपीएफ का इंटरेस्ट से अच्छा ही है, अच्छा रिटर्न देता है
एनपीएस। तो दोनों का कंपैरिजन में यही है। अभी कुछ एग्जाम्पल के तरफ से देखते हैं कि मान लीजिए एक आदमी 25 साल का एक आदमी जो आपका रिटायरमेंट 60 साल तक सोच के रखा है, उसका वो मान लीजिए हर महीना 5,000 रुपया डिपॉजिट करता है हर महीना, पीपीएफ में भी और एनपीएस में। तो दोनों में क्या अंतर रहता है? एक पीपीएफ में 5,000 रुपया डिपॉजिट करेगा और एक एनपीएस में 5,000 रुपया डिपॉजिट करेगा। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि अभी हम लोग आगे हैं पीपीएफ वाला अकाउंट में। तो यहाँ पे जैसे देखते हैं एग्जांपल की तरफ कि एक इंसान 25 साल का जो लड़का है 5,000 रुपया का आपका मंथली डिपॉजिट किया और इंटरेस्ट रेट अभी 7.1 चल रहा है, लेकिन हम लोग 8% के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, तो 8% लेके चले तो कैलकुलेट किए तो उसका आ गया 16 लाख के आसपास 15 साल में। ठीक है, अभी क्योंकि 15 साल तक का उसका मैच्योरिटी रेट रहता है, उसके बाद आपको फिर एक्सटेंड किया जाता है। तो अभी आ गया टोटल डिपॉजिट 15 साल में आपका 9 लाख रुपया और मैच्योरिटी अमाउंट आ जाएगा 17 लाख रुपया। उसी को एक्सटेंड करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे जाके देखें कि जितना अमाउंट आपका मैच्योरिटी अमाउंट में था वही पैसा आपका ओपनिंग बैलेंस हो जाता है। और एक्सटेंड करते हैं हम लोग 35 साल तक रखेंगे तो 20 साल मान लीजिए किया। ठीक है, तो विथ डिपॉजिट 5,000 फिर कंटिन्यू करते गए तो 8% ही रिटर्न मान लेते हैं। तो कैलकुलेशन किए तो यहाँ पे देख सकते हैं कि मैच्योरिटी अमाउंट जो है 1,07,00,000 के आसपास आ गया है और टोटल डिपॉजिट 28 लाख के आसपास 28 लाख के आसपास हो गया। तो कैसे कैसे हुआ है उसको देख लेते हैं कि ईयरली हिसाब से देखते हैं कि अमाउंट जैसे आप लोग डिपॉजिट किए 15 साल तक, तो ये 9 लाख रुपया डिपॉजिट अमाउंट हो गया और आपका ईयर ऑफ बैलेंस 16 लाख हो गया, 17 लाख के आसपास। फिर डिपॉजिट जो नेक्स्ट 5 ईयर एक्सटेंड किए तो वहाँ पे 17 लाख का डिपॉजिट किया, फिर 5-5 हज़ार साल का 60,000 12 × 5 60,000 के आसपास हो गया। ऐसे करते करते जब लास्ट मैच्योरिटी आ जाएगा आपका तो ये बन के हो जाएगा 1,07,00,000 रुपया। ये 28 लाख इसीलिए दिखा रहा है क्योंकि यहाँ पे हम लोग 70 लाख रुपये एक्स्ट्रा डिपॉजिट किए थे, तो उसके लिए दिखा रहा है 1 करोड़। अभी देखते हैं एनपीएस में किस हिसाब से रिटर्न रहता है। आपका एज है, जैसे यहाँ पे पूछ रहा है, मान लीजिए एज है 25 और करंट एनपीएस हम लोग के पास कुछ नहीं है। मंथली हम लोग डिपॉजिट कर रहे हैं 5,000 रुपीज़ का। एम्प्लॉयर कुछ नहीं है, 0 है, कोई आपके लिए पैसा नहीं भर रहा है, हम लोग अपने लिए अपना पैसा भर रहे हैं। इंक्रीज कर रहे हैं एवरी ईयर, नहीं कुछ नहीं कर रहे हैं, जितना है उसमें भी हम लोग डिपॉजिट करते जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न जैसे कि पास्ट रिटर्न के हिसाब से हम लोग मान के चलते हैं 10% के हिसाब से। रिटायरमेंट आ जाएगा 60 ईयर, इसको कैलकुलेशन करते हैं। तो कैलकुलेशन में जैसे कि हम लोग देख पा रहे हैं कि कंट्रीब्यूशन टोटल आपका हो चुका है 21 लाख रुपीज़ का और यहाँ पे रिटायरमेंट तक आपको मिल जाएगा 1,71,00,000 रुपया। ठीक है, और उसी को पेंशन कितना मिलता है, जैसे कि विड्रॉ है, मैक्सिमम विड्रॉ कितना है 60% और अभी रफली चल रहा है पेंशन एन्युटी का 6% के आसपास। ठीक है, तो 6% का ले लिया। तो यहाँ पे रिजल्ट आपका आ गया, टोटल आपका विड्रॉ अमाउंट रहेगा 1,02,00,000 का। ठीक है, और मंथली पेंशन स्कीम आपका आ जा रहा है 34,000 का, जो कि हर महीना आपका मिलता रहेगा, जो कि बहुत अच्छा है। 1,02,00,000 रुपया के पैसा तक आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा। एनपीएस का एगो ये है जो कि मैं वीडियो में बोलना भूल गया कि आपका टोटल विड्रॉ जो रहेगा 60% का, उसमें कुछ टैक्स नहीं लगता है, लेकिन जो मंथली पेंशन आपके पास आएगा उसमें जितना पैसा है उसी हिसाब से आपका टैक्स लगता है। उसमें 5% 10% अकॉर्डिंग टू तो आपका कितना पेंशन आ रहा है पैसा अकाउंट में, उसी हिसाब से आपका टैक्स लगता है। तो यही है एनपीएस का। आगे वीडियो में बात कर, जैसे कि इस कैलकुलेशन में आप लोग देखें कि एक 25 साल का लड़का जब 60 ईयर हो जाएगा, मतलब टोटल 35 ईयर का उसका जब इन्वेस्टमेंट पीरियड जो रह जाएगा अपना पैसा का 5-5 हज़ार रुपये का, तो जब उसका रिटायरमेंट आ जाएगा टोटल इन्वेस्टमेंट वो कर चुका होगा 21 लाख रुपया पीपीएफ में और एनपीएस में 21 लाख रुपया। लेकिन उसका जो रिटर्न है वही 1-2% के लिए कितना वेरी कर जाता है। जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल में देखें कि पीपीएफ का मान लीजिए हम लोग इंटरेस्ट रेट ले रहे हैं 8% के हिसाब से, तो उसका जो रिटर्न आ जाता है मैच्योरिटी पीरियड में, उसका जो रिटर्न आ जाता है वो आ जा रहा है 1,07,00,000 रुपया। ठीक है, वही एनपीएस में जब हम लोग 10% के हिसाब से देखते हैं, मात्र 2% का रिटर्न हो जाता है, जो कि आपको थोड़ा सा रिस्क ले मार्केट में पैसा डाल के, तो 2% का एक्स्ट्रा जो रिटर्न है वहां पे आपका पैसा डायरेक्ट बढ़ के हो जा रहा है
1,71,00,000 रुपया। 1,71,00,000 में भी अगर मान लीजिए कि आप 60% विड्रॉ कर लेते हैं, मैच्योरिटी जब हो जाएगा तो 60% आप विड्रॉ कर लिए और उसका रिटर्न आ जा रहा है आपका 1,02,00,000 रुपया। उसके साथ पेंशन भी आपका इंक्लूड हो जा रहा है, जो कि जो रेस्ट पैसा जो बच जा रहा है 50 लाख रुपया जो आपका रेस्ट बच गया, तो उसका मैच्योरिटी पीरियड जब हो जाएगा, पेंशन में आपका हर मंथली 34,000 के आसपास आपका अकाउंट में आ जाएगा। 6% एन्युटी के हिसाब से मान लीजिए हम लोग कैलकुलेशन करते हैं, तो ये 34,000 रुपीज आपका हर मंथ आपके पॉकेट में चला जाएगा। जो तो यहाँ पे हम लोग देखे कि हाँ, कि दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में देखा जाए तो एनपीएस थोड़ा सा ऊपर रैंक कर रहा है, बिकॉज जबकि हम लोग के पास अभी ज्यादा समय है। 25 ईयर का जो लड़का है उसके पास 35 ईयर तक का टाइम था, समझ रहे हैं, इसीलिए एनपीएस में उसके लिए बेहतर है। अगर कोई बोले 50 साल का लड़का, 50 साल का आदमी या फिर 50 साल का एक आदमी अगर बोलेगा वही पैसा जाके हम बोले हम एनपीएस में डालेंगे, शायद वो अच्छा इन्वेस्टमेंट ऑप्शन नहीं हो उसके लिए पीपीएफ होगा। तो दोनों इन्वेस्टमेंट ऑप्शन अपने अपने जगह सही है, लेकिन इसमें डिपेंड करता है कि आप कितना साल तक आप उसको पैसा रख रहे हैं। ठीक है, आप कम साल के लिए रख रहे हैं, ज्यादा उम्र के लड़के हैं और कम साल के लिए अगर मान लीजिए आपका पैसा रख रहे हैं, तो आपके लिए पीपीएफ बहुत अच्छा रहेगा। और मान लीजिए कि आपका एनपीएस जैसे कि बहुत ज्यादा एज है, तो बहुत ज्यादा टाइम मिल रहा है आपको पैसा इन्वेस्ट करने के लिए। एक्चुअली सब डिपेंड करता है आपका टाइम के ऊपर। जितना टाइम आप इन्वेस्टमेंट रह सकते हैं उतना आपका रिटर्न बेहतर हो सकता है। ठीक है, तो जितना टाइम आपके पास रहेगा वो एनपीएस में डालना आपके लिए बेहतर रहेगा। तो ये था हम लोग का पीपीएफ और एनपीएस में दोनों का डिफरेंस है। दोनों स्कीम सही है, दोनों स्कीम अपने अपने जगह ठीक है, लेकिन डिपेंड करता है आपका टाइम के ऊपर कि आप कितना टाइम पीरियड तक आप इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं अपना स्कीम में। ठीक है, तो जैसे कि मेरा एज 26-27 का है, तो मैं प्रीफर करता हूं हम लोग के एज ग्रुप के लिए एनपीएस को। जो आदमी 45-50 के एज में आसपास में होगा वो पीपीएफ बेहतर है उसके लिए। थैंक यू। आज के इस वीडियो में इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट एक्चुअली कुछ दिन से मेरा तबीयत खराब था तो मैं वीडियो नहीं कर पा रहा था। अभी रेगुलर टाइप का वीडियो करेंगे, जितना दिन का गैप हो गया है। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे म्यूचुअल फंड के ऊपर। ठीक है, क्योंकि बहुत सारा लोग बोल रहे हैं कि म्यूचुअल फंड के ऊपर बात करें बोलकर, तो म्यूचुअल फंड के ऊपर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। और प्लीज लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। अगर जैसे कि पिछले वाले वीडियो में बहुत अच्छा व्यूज गया था, तो मुझे बहुत अच्छा मोटिवेशन मिला उसको इस सीरीज को कंटिन्यू करने के लिए। ठीक है, तो प्लीज देखते रहिए और सबको शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और प्लीज कमेंट भी करिएगा। कमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, मुझे नया कुछ सीखने के लिए मिलेगा और आपको सिखाने के लिए मिलेगा। थैंक यू।